हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईज की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 1 पर। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जितने भी टेस्ट हैं मैं जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी। हाँ, शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, मैं टेस्ट कंप्लीट जरूर करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और इसकी पीडीएफ जब टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, मींस इसका जब लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा उसके बाद ही डलेगी। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होने के बाद ही हम इसकी पीडीएफ डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे लगभग कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, जो होते हैं रिलेवेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? दिस सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटो। देखो, सबसे पहले तो जो ये सोइल है ये क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स पे डेवलप होती है, और दूसरी चीज़ कहाँ पे? जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। और तीसरी चीज़ क्या बोल रखी है कि साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दक्कन प्लेटो। ये मान लो कि ये हमारा पेनिनसुला है, ये हमारा दक्कन प्लेटो है, तो इसके साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट पे मेनली ये है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं दे आर नॉर्मली फर्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉर्मली फर्टाइल होती हैं, और मेनली लेकिन जो ड्राई अपलैंड एरियाज होते हैं वहाँ पे इनकी पुअर फर्टिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये जनरली पुअर इन ह्यूमस, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। इन सब में ये क्या होती है? पुअर होती है। देखो, अब कुछ चीज़ों से एक चीज़ पता लगाई जा सकती है। सबसे पहले जो ब्लैक सॉइल होती है ना, अगर ब्लैक सॉइल होती तो वो नॉर्मली दक्कन प्लेटू के मेन एरिया में आती है, नॉर्दर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में लगभग यहाँ पे कौन सी मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है। तो इसका ब्लैक सॉइल तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो हाँ ठीक है ये है। और दूसरी जो एलुवियल सॉइल होती है ये हमारी कहाँ मिलती है? ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। ठीक है, गैंगेटिक जो प्लेन्स जिसको बोलते हैं, 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री में क्या है? एलुवियल सॉइल ही है। ठीक है, डिपोजिशनल सॉइल भी इसको बोलते हैं। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज में मिलती है, तो ये मेनली यहाँ नहीं है। ठीक है, साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दक्कन प्लेटो में केवल ये एलुवियल भी नहीं मिल सकती। अब रहेगी हमारी दो, लेटराइट एंड रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो, जो लेटराइट सॉइल होती है ना, याद रखना वो नॉर्मली इनफर्टाइल होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये नॉर्मली फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, ये नॉर्मली फर्टाइल नहीं होती। अगर आप इसको लेटराइट सॉइल को अगर आपको फर्टाइल करना है, सूटेबल करना है कल्टीवेशन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको मेन्योर एंड फर्टिलाइजर इसमें ऐड करने पड़ेंगे। क्या ऐड करने पड़ेंगे? मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसी बात से ये पता चल गया कि रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल में क्या डिफरेंस है। लेटराइट सॉइल नॉर्मली इनफर्टाइल होती है, लेकिन रेड एंड येलो सॉइल नॉर्मली क्या होती है? फर्टाइल होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, नॉर्मली ये आपका किससे होगा? ये आपका होगा एलिमिनेशन से, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड से ये चल सकता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अब सबके बारे में। ठीक है, सबसे पहले रेड एंड येलो सॉइल। अगर रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो देखो, रेड जो कलर होता है ना इसका, वो किसके कारण होता है? रेड कलर होता है आयरन के कारण। रेड कलर किसके कारण होता है? आयरन के कारण। ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब आयरन का वाइडली डिफ्यूजन हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? उसके कारण इस जो सोइल है उसका कलर रेड हो जाता है। फिर होता है हमारा येलो। ये येलो कलर क्यों होता है? येलो कलर तब होता है जब जो ये सोइल होती है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। कब? जब ये सोइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब उसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। और याद रखना इसमें ह्यूमस भी नहीं होता, ये तो लिख ही रखा है कि प्योर इन ह्यूमस होती है ये सोइल। ठीक है, ये समझ में आ गया कि रेड एंड येलो सोइल का समझ में आ गया कहाँ कहाँ होती है, क्या होती है। ये सारे फीचर्स तो इसके ऊपर दे दिए। ठीक है, एक दो चीज़ मैंने और बता दी है। ठीक है, अब मैं बता रही थी थोड़ा सा लेटराइट सोइल के बारे में। नॉर्मली इनफर्टाइल होती है। जो लेटराइट सोइल होती है, देखो लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, मेनली ब्रिक बनाने में इसका यूज होता है, और ये मेनली हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले एरियाज में पाई जाती है। कहाँ पे? जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और हाई रेनफॉल हो।
ठीक है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और हाई रेनफॉल हो, ऐसे एरियाज में जो लेटराइट सोइल है वो पाई जाती है। ठीक है, ये कैसे बनती है, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एल से लेटराइट, एल से लीचिंग। जब भी लेटराइट सोइल की बात आएगी उसमें लीचिंग की बात होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये लीचिंग से बनती है। ठीक है, याद रखना ये इंटेंस लीचिंग से बनती है। जब भी ट्रॉपिकल रेन होती है तो इंटेंस लीचिंग होती है, और ये उसी का वो है, क्या है, रिजल्ट है। और मेनली सोइल में क्या लीच करते हैं, लाइम एंड सिलिका। याद रखना लीचिंग किसकी होती है, लाइम एंड सिलिका की लीचिंग हो जाती है। किसकी लीचिंग होती है, इंटेंस लीचिंग होती है लाइम एंड सिलिका की। और बाद में जो हमारी सोइल है उसमें क्या क्या बच क्या जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स बच जाते हैं, लाइम एंड सिलिका क्या क्या हो जाता है, ये कंपाउंड लीच कर जाते हैं। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट भी रिमूव हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमस कंटेंट को रिमूव कर देते हैं। मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा किसी भी मैटर का। तो जो ह्यूमस है वो हाई टेम्परेचर में जल्दी से किस में चेंज हो जाता है, हाई टेम्परेचर में ह्यूमस किस में चेंज हो जाएगा, ह्यूमिफिकेशन के बाद क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के कारण जो ह्यूमस कंटेंट है वो भी जल्दी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अब इस सोइल में मान लो, देखो इसको लाइम एंड सिलिका की भी लीचिंग हो चुकी है, केवल यही कंपाउंड्स बचे हैं। ठीक है, तो ना तो इस सोइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ना नाइट्रोजन होती है, ना फॉस्फोरस होता है, ठीक है, ना कैल्शियम होता है। तो ये सारे कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सारे कंपाउंड से वो होते हैं। केवल इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, और एक होता है पोटेशियम भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन नहीं है। अगर इसमें फर्टिलिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा लेटराइट में, एक रेड लेटराइट टाइप की सोइल होती है। कौन सी होती है, रेड लेटराइट टाइप की एक सोइल होती है। ये जो रेड लेटराइट टाइप की जो सोइल है ये मेनली तमिलनाडु, आंध्रा और केरला में पाई जाती है। कहाँ पे, तमिलनाडु, आंध्रा एंड केरला में ये रेड लेटराइट सोइल पाई जाती है। और मेनली किसके लिए, कैश्यू नट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हाउस कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होती है। ठीक है, मेनली जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके जो हायर एरियाज हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये होगी। ठीक है, ये है हमारी किसके बारे में, लेटराइट सोइल के बारे में। ब्लैक सोइल के बारे में देखो, ब्लैक सोइल क्या होती है, ब्लैक सोइल को आपको पता होगा और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। रेगुर सोइल, इसको रेगुर सोइल भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है ब्लैक कॉटन सोइल। ठीक है, मोस्टली ये दक्कन प्लेटू में पाई जाती है। ठीक है, मोस्टली ये कहाँ पाई जाती है, दक्कन प्लेटू में, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, इन सब एरियाज में ये पाई जाती है। ठीक है, और अपर जो स्ट्रेचेज होते हैं, गोदावरी, कृष्णा, जो दक्कन रिवर्स होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, याद रखना ये जो सोइल होती है ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, ध्यान रखना। और क्लेई होती है, डीप होती है। ठीक है, क्लेई होती है, डीप होती है। ये जो सोइल होती है ये क्लेई होती है, डीप होती है, इम्परमिएबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्परमिएबल होती है। और जब ये गीली होती है, जब ये वेट होती है तो ये स्वेल कर जाती है। जब ये वेट हो जाती है तो ये स्वेल कर जाती है, और जब ये ड्राई होती है तो क्या होती है, श्रिंक कर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, जब ये वेट होती है तो स्वेल कर जाती है, जब ड्राई होती है तो श्रिंक कर जाती है। ठीक है, और जब ड्राई होगी तो इसमें क्या होंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। जब ये ड्राई होगी, श्रिंक करेगी, तो इसमें क्या डेवलप कर जाएंगे, क्रैक्स डेवलप कर जाएंगे। और जब इसमें क्रैक्स डेवलप करेंगे तो इसमें एक टाइप की सेल्फ प्लोइंग हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि किसी ने प्लो कर रखा है उस खेत को, लेकिन वो सेल्फ प्लोइंग है। ठीक है, और इम्परमेबल होती है तो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, मॉइस्चर भी कम इसमें लॉस होती है। इसीलिए ये जो सोइल है ये लंबे टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगी। समझ में आया कि मान लो ये सोइल है, ये ब्लैक सोइल है, ये क्या है, इम्परमेबल है। इम्परमेबल तो जितना पानी नीचे होगा, मान लो जितना भी पानी है नीचे, जितना भी एब्जॉर्ब कर लिया है सोइल ने, वो मतलब वो अब उसका इवेपोरेशन कम होगा, तो ये वाटर को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखेगी। ठीक है, और मेनली इसमें कौन कौन से इस सोइल में मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, याद रखना, लाइम। ठीक है, एक तो लाइम पाया जाता है, उसके बाद आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे ही इसमें पाए जाते हैं। लेकिन क्या क्या इसमें नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये केमिकल इसमें नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लैक से ग्रे में होता है। ठीक है, एलुवी, अब ये देखो ये सारी मोटा मोटा देख लिया हमने, अब देख लेते हैं थोड़ा एलुवियल सोइल के बारे में। एलुवियल सोइल मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। ठीक है, 40% ऑफ द टोटल कंट्री का मेनली यही बनाती है। इसको मेनली डिपोजिशनल सोइल भी बोलते हैं, और ये जो है सैंडी लोम टू क्ले ही है। ठीक है, कैसी है ये, सैंडी लोम टू क्ले टाइप का इसका नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद मेनली जनरली ये किस में रिच होती है, पोटेशियम में ये रिच होती है। ठीक है, और फॉस्फोरस में क्या होती है, ये पुअर होती है। फॉस्फोरस में पुअर होती है और पोटेशियम में क्या होती है, रिच होती है। दो टाइप मेनली जानी जाती है, आपने सुना होगा खादर और भांगर। ठीक है, खादर और भांगर, जो भांगर होती है उसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियल, और जो खादर होती है उसको बोलते हैं न्यू एलुवियल। ठीक है, मेनली ये हर साल जब फ्लड आती है तो ये डिपॉजिट हो जाती है, जो न्यू एलुवियल है। और जो भांगर है ये थोड़ी फ्लड प्लेन से थोड़ी दूर डिपॉजिट होती है, और भांगर में मेनली कंकड़ वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, और याद रखना, मतलब जब भी जो एलुवियल सोइल है ना, जब हम उसमें सैंड का कंटेंट देखेंगे, जब भी हम वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाएंगे, वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे जो सैंड का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एलुवियल सोयल मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो भी गंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पे पाई जाती है, और जब भी हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो इसमें सैंड का कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। कलर भी इसका वेरी करता रहेगा, और यहाँ पे याद रखना इंटेंस कल्टिवेशन होती है। ठीक है, इंटेंस कल्टीवेशन यहाँ पे होती है इस वाली सोइल में। तो ये सारे हमारे सोइल के हैं, तो आपने देख लिया। तो अब भी इन चार से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आप पिछले साल की टेस्ट सीरीज भी इसके साथ देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। खेलो इंडिया स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है, रिसेंटली सीनी न्यूज़। खेलो इंडिया स्कीम के बारे में बात करें, देखो भाई गेम्स के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे आप छोड़ सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा उसके बारे में ध्यान, 2-3 क्वेश्चंस के लिए और 2-3 क्वेश्चंस आप छोड़ भी दो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो कोई भी गेम्स की चीज़ें। ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं आएंगी तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है, वो आएंगी तो ऐसी आएंगी कि किसी की भी ठीक नहीं होंगी। जो शायद अब मान लो क्रिकेट से कोई क्वेश्चन आया तो वो लगभग जो क्रिकेट देखते हैं उनका भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं खेलो इंडिया स्कीम के बारे में। अंडर दिस स्कीम खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर प्लान टू बी सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस स्कीम के अंडर जो है जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो हर डिस्ट्रिक्ट में प्लान करे जा रहे हैं। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री की है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और ये 2018 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 2018 में, ताकि हमारे इंडिया है जो वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव किया जा सके। ठीक है, और खेलो इंडिया जो मैंने बताया सेंटर, वो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे कंट्री के, और लगभग ऐसे 1000 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सेंटर बनाने की बात चल रही है। कितने? 1000। ठीक है, अभी था कि खेलो इंडिया में 4 नए गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब ये तो न्यूज़ थी काफ़ी दिन पहले। ठीक है, 4 गेम्स को नए ऐड किया गया था। एक तो मलखम्ब, ठीक है, मलखम्ब जो एमपी का गेम है। उसके बाद एक था कलरीपयट्टू जो केरला का है। कलरीपयट्टू ये कहाँ का है? केरला का है। उसके बाद एक है गटका, पंजाब की ये मार्शल आर्ट जैसा है। एक है थांगता, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, तो इन 4 गेम्स को नए गेम्स थे जिनको खेलो इंडिया गेम्स में इंक्लूड किया गया था। मलखम्ब, कलरीपयट्टू, गटका और थांगता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और पहले इस स्कीम के पहले ना डिफरेंट स्कीम्स थी, ये उनको मर्ज करके बनाई गई है खेलो इंडिया स्कीम। पहले ये 3 स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई है। पहले एक स्कीम चलती थी, एक थी राजीव गांधी खेल अभियान। ठीक है, एक थी हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और एक थी हमारी नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट रिसर्च या सर्च। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च था, हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च। ये 3 जो स्कीम थी इनको मर्ज करके खेलो इंडिया स्कीम में मर्ज कर दिया गया है। और अब ये तीनों जो स्कीम है ये किसके अंदर आती है? खेलो इंडिया स्कीम के। एक ही नाम से ये स्कीम स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ब्लैक सोइल के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। दी सोइल आर वाइड स्प्रेड इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। अभी मैंने बताया था नॉर्दर्न प्लेन और रिवर वैलीज में कौन सी सोइल होती है? ये कौन सी होती है? एलुवियल सोइल होती है। कौन सी होती है? एलुवियल सोइल। तो ब्लैक सोइल वहाँ पे नहीं होती, मेनली डक्कन प्लेटो में पाई जाती है। रेगुर सोइल भी इसको बोलते हैं।
ठीक है। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड, अभी बताया था। और ये जब ये ड्राई हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और जब क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि क्या हो रखी है, सेल्फ प्लोइंग हो रखी है। ठीक है। और ये क्या हो जाती है, और ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए इम्परमिएबल होती है, तो ध्यान रखना है सारी चीज़ें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें करेक्ट ही बतानी है, तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, और इसी को हम नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, और मेनली ये ईस्टर्न मार्जिन्स पे पाया जाता है, मेनली ईस्टर्न मार्जिन्स पे पाया जाता है। इसको मतलब इसका दूसरा नाम है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। क्या है, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट को बोला जाता है। सबसे पहले बोल रहे हैं ईयर राउंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन शोर ट्रेड विंड्स की, ईयर राउंड इन्फ्लुएंस होता है ऑन शोर ट्रेड विंड्स का यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे ईयर राउंड इन्फ्लुएंस होता है ऑन शोर ट्रेड विंड्स का। और सेकंड बोल रहे हैं फेयरली यूनिफॉर्म एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और लगभग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी जो है करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे है ना जो समर होती हैं वो वार्म एंड मॉइस्ट होती हैं। क्या होती हैं, वार्म एंड मॉइस्ट क्या होती है, समर्स होती हैं, वार्म एंड मॉइस्ट समर्स होती हैं। और अगर विंटर्स की बात करें तो वो कूल एंड ड्राई होती हैं। क्या होती हैं, कूल एंड ड्राई जो होती हैं वो विंटर्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे सीजन्स का है कि वार्म एंड मॉइस्ट समर होती हैं, कूल एंड ड्राई विंटर्स होती हैं। ठीक है, ये है हमारा कौन सा, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, और मतलब इस क्लाइमेट में कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स भी फ्लो करती हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अगर आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे हो ना, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा और कहाँ पे मिलता है। देखो ये हो गया चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, ये यहाँ पे पाया जाता है। गल्फ टाइप भी बोलते हैं इसको, और नेटल टाइप भी बोलते हैं। और वहाँ से कौन सी जो लोकल विंड्स है वो वहाँ से फ्लो करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साउथ अमेरिका में यहाँ से कौन सी लोकल विंड फ्लो करते हैं, पैम्पेरो, क्या नाम है उसका, पैम्पेरो। ठीक है, यहाँ से कौन सी फ्लो करती है, बर्ग। यहाँ से कौन सी फ्लो करती है, साउदर्नली बस्टर्स, साउदर्नली बस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे रखना है, यहाँ पे टाइफून, यहाँ पे क्या होती है, टाइफून, और यहाँ पे आते हैं टोर्नेडो। गल्फ टाइप में यहाँ पे क्या आते हैं, टोर्नेडो, और यहाँ पे क्या आते हैं, टाइफून। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप इसका वो ले लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, और ये गल्फ टाइप ऑफ, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसको करते हैं बंद। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हमें बात करनी है। वैसे हम नॉर्मली जब मतलब अर्थ से ऊपर जाते हैं, मतलब अर्थ की हाइट से ऊपर जाते हैं, तो नॉर्मली जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। जब भी हम जितना हमारा एलिवेशन बढ़ेगा उतना हमारा टेम्परेचर कम होता है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। और जब ये इन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब नॉर्मल लैप्स रेट में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा। और मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, नीचे तो टेम्परेचर कम होगा और ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। सबसे पहले बोल रहे हैं डेंस फोग इन विंटर मॉर्निंग आर कोज्ड ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो फोग वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, नीचे तो ठंड हो जाती है और ऊपर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है विंटर मॉर्निंग में, ये टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं इट इज़ फीचर ऑफ प्लेन्स एंड नॉट ऑब्जर्व ऑन हिली टेरेन्स। तो याद रखना ये मेनली जो फीचर है वो हिली टेरेन्स का ही है, या फिर हायर जो एल्टीट्यूड है वहीं का फीचर है ये प्लेन्स का फीचर नहीं है, तो ध्यान रखना है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, ये मेनली कहाँ का फीचर है, ये मेनली है विंटर्स का और मेनली हाई एलिवेशन का फीचर है। ठीक है, माउंटेन्स का फीचर है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 20% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया। और पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को बताना कि नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है।
ठीक है, मेरे को बताना है नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कि नॉर्मल लेफ्ट साइड कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। अब आ जाते हैं क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 20% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया। जो है बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो मोर देन 20% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया है इंडिया के पास। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया के पास कितना है 2.4%, कितना ओनली 2.4%, वो 20% नहीं है, क्योंकि बहुतों को याद होगा कि ये 2.4 है, बहुत सारे इसको 24 पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 20 लिख दिया, तो 2.4% है, ठीक है, इंडिया का लैंड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकेंड है इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। एरिया की बेसिस पे ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो बिल्कुल ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और थर्ड बोल रहे हैं दी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली 60 डिग्री। तो याद रखना इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो अप्रोक्स 30 डिग्री के आसपास है, 60 डिग्री के आसपास नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो थर्ड भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा क्या, सेकेंड। ठीक है, इंडिया क्या क्या एक बार एक्सटेंट देख लेते हैं। देखो अगर ये आपको दिख रहा है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये कहाँ पे है 8 डिग्री सेल्सियस, नीचे कितना है 8 डिग्री सेल्सियस और ऊपर कितना है 36 के आसपास है। ठीक है, अगर हम इधर की बात करें तो ये 68 है और यहाँ पे कितना है 90 है, 96 है। तो ये अप्रोक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितना है ये अप्रोक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है और इधर भी कितना है अप्रोक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 68.7 से कितना है 97.25 है और ये कितना है यहाँ से 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री है। तो ये वाला ऊपर वाला लॉन्गिट्यूड है, ये वाले लैटिट्यूड है। और देखो मतलब इंडिया जो है, इंडिया की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। लेंथ अगर हम ऊपर से देखें कंट्री के नीचे तक कितनी है 3214 किलोमीटर, और हम ब्रेथ की बात करें तो वो कितनी है 2933 किलोमीटर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है, देखो ये रही स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है 82 डिग्री से पास होती है, 82.30 से पास होती है। ठीक है, और मेनली ये कहाँ से पास होती है, यूपी से पास होती है और ये मेनली आंध्रा से पास होती है। और कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, चलो मेरे को ये बताना है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी स्टेट से पास होती है। ठीक है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। ठीक है, तो चलिए अब ये हमने देख लिया इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, The process of convective transfer of energy is mainly confined to troposphere। बोल रहे हैं कि convective transfer of energy जो है वो केवल और केवल ट्रोपोस्फेयर में होता है, मेनली कन्फाइंड है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं the process of advection is responsible for diurnal variation in daily weather in middle latitudes। जो प्रोसेस है एडवेक्शन की वो रिस्पॉन्सिबल है diurnal variation in daily weather in middle latitudes। तो सबसे पहला है जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, बोल रहे हैं कि वो मेनली किस में होता है, कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मेनली ट्रोपोस्फेयर में है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो मेनली क्या है, ट्रोपोस्फेयर में ही कन्फाइंड है। और कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में जो होता है वो वर्टिकल हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की। इससे क्या होती है, वर्टिकल हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की। और अगर हम इसकी बात करें दी प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन, अगर हम एडवेक्शन की बात करें, बोल रहे हैं कि इससे जो डेली के चेंजेस होते हैं, डे एंड नाइट के चेंजेस होते हैं मेनली, वो इसी के कारण होते हैं। तो याद रखना एडवेक्शन मेनली इसके कारण क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ हीट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है। इससे एयर का हीट का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, वो होता है एडवेक्शन के थ्रू। जैसे कि एडवेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लू, जो गर्मियों में लू चलती है ना नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो लू जो है इसका एडवेक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ गया सी। और याद रखना जब भी, ये तो हो गया कन्वेक्शन एडवेक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कंडक्शन। और उस कंडक्शन के लिए मेनली क्या जरूरत है, कंडक्शन के लिए मेनली जरूरत है कॉन्टैक्ट की। ठीक है, जब तक कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें बताना है पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि ये मेनली एंशियंट ग्नीस और ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। तो ये मेनली किससे बना हुआ है, ग्नीस और ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। तो बिल्कुल सही है, ये इन्हीं से बना हुआ है। सेकंड बोल रहे हैं
हैं कि थार डेजर्ट है वेस्ट में और जो कर्बी एंगलोंग प्लेटू है ईस्ट में, वो इसी के एक्सटेंशन है बिल्कुल। इधर थार ये है, मान लो कि पेनिनसुलर ब्लॉक हमारे, ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ये है हमारा, इधर है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक, तो इसके जो मतलब ऐसे है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक, तो इधर हमारा थार डेजर्ट आ जाता है और इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ जाता है, तो ये इसी का एक्सटेंशन है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। एक बार दिखा और देती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा टोटल पेनिनसुलर ब्लॉक है, ठीक है। ये अगर हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है तो देखो इसके वेस्ट में क्या है, हमारा थार डेजर्ट है और इधर हमारा कर्बी एंगलोंग प्लेटू आ जाएगा, गारो खासी हिल्स आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे इधर हमारा क्या है, एक मालदा फोल्ट भी है, इधर हमारा क्या है, एक मालदा फोल्ट भी है, जो इनको डिफरेंट करता है, किसको, इनको डिफरेंट करता है, मतलब हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक को और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को, ठीक है। तो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया के वेस्ट में थार डेजर्ट है, इधर कर्बी एंगलोंग प्लेटू है, तो ध्यान रखना। तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं। और इधर वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी हिल्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारी हिल्स हैं, उनके भी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है कि ओशन करंट्स किस किस से इन्फ्लुएंस है। मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स, मूवमेंट ऑफ विंड से, सैलिनिटी से, कोरियोलिस फोर्स से, तीनों से ही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा डी, ठीक है। ओशन करंट्स का जो मूवमेंट है वो सबसे ही क्या है, वो है मतलब इन्फ्लुएंस्ड है। और याद रखना, और किस किस से, वाटर डेंसिटी से भी है, ठीक है, वाटर डेंसिटी से भी, मतलब वो मतलब उसमें वाटर डेंसिटी की भी है, और टोपोग्राफी से भी है। किससे? टोपोग्राफी ऑफ ओशन बेसिन एंड नियर बाई लैंड मास भी इसको अफेक्ट करता है, किसको ओशन करंट्स को, ठीक है। जो टोपोग्राफी है ओशन बेसिन की और जो नियर बाई लैंड मास है वो भी ओशन करंट्स को क्या करता है, मेनली अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ओशन करंट्स दिखाती हूँ। देखो भाई, ये है सारे कौन से हैं, ये हमारे ओशन करंट्स हैं, ये है हमारे कौन से ओशन करंट्स। इसमें जो ब्लू में है, इसमें जो हमारे ब्लू में है वो कौन से हैं, जो हमारे ब्लू में है वो है कोल्ड करंट, और जो हमारे रेड में है वो कौन से हैं हमारे, वो है हमारे वार्म करंट्स, ठीक है। ये दो टाइप के हमारे करंट्स पाए जाते हैं, ओशन करंट्स दो टाइप के पाए जाते हैं, ब्लू में है हमारे कोल्ड करंट्स और रेड में हमारे वार्म करंट्स। अब देखो हमारे ये जो कोल्ड करंट्स हैं वो कौन कौन से, पेरू करंट जो है वो हमारा वेस्ट साउथ अमेरिका में है, तो वो है पेरू करंट जो हमारा कोल्ड करंट है। उसके बाद आ गया हमारा बेंगुएला करंट, ये हमारा वेस्ट में है, ये हमारा कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। उसके बाद ओयोशियो, ठीक है। उसके बाद कैनरी करंट, उसके बाद ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, लेब्राडोर करंट और कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। ये सारे कौन से करंट है, कोल्ड करंट है, ठीक है। उसके अलावा जितने बच गए वो सारे क्या हैं, वार्म करंट है, जैसे कि ब्राजीलियन करंट वार्म करंट है, मोजाम्बिक और अगुलहास, ये दो करंट कौन से हैं, वार्म करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कुरोशियो करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन करंट। देखो याद रखना, नॉर्वे, आप सोचोगे कि नॉर्वे जो है बहुत ज़्यादा आर्कटिक के आसपास है, अगर नॉर्वेजियन करंट होगा तो वो कौन सा होगा, वो कोल्ड करंट होगा, लेकिन नॉर्वेजियन करंट कौन सा है, ये वैसा करंट है, किसको बोलते हैं, वार्म करंट है, ठीक है। फिर है अलास्का करंट, अलास्का करंट भी कौन सा, वार्म करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चीज़ें कोल्ड नहीं है जो आपको ध्यान रखनी, जैसे कि नॉर्वेजियन, अलास्का आपको लगेंगे ये कोल्ड करंट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या वार्म करंट है, ठीक है। और सबका आपको आइडिया हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये सारे ओशन करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई पेपर में कुछ भी आ सकता है, ये मीन्स में भी आ सकते हैं कि भाई ओशन करंट्स के बारे में बताओ, अगर मीन्स में ना आए तो अभी इनडायरेक्टली आपको लिखने पड़ सकते हैं। जैसे कि अब की बार आया था कि मतलब वर्ल्ड के फेमस मतलब स्ट्रेट्स एंड इस्थमस क्या होते हैं, और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ फेमस स्ट्रेट और इस्थमस हैं, तो मीन्स में आपने देखा होगा वो क्वेश्चन आया था। तो अब आपको स्ट्रेट्स और इस्थमस का पता ही होना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट है इंपॉर्टेंट वो आपको याद होनी चाहिए। और तो ये तो ओशन करंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी सारे आपको याद होने चाहिए। और जो वर्ल्ड का मैप है आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड में आपको पूरा वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मान लें कि करंट्स दिखाने हैं आप वर्ल्ड मैप में, तो आपको जल्दी से जल्दी वो बनाने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। ओशन करंट्स का आ गया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज नॉट करेक्ट, कौन सी सही नहीं है। देखो डिकम्पोजिशन के बारे में अगर आपने इन्वायरमेंट का लेक्चर देखा है तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था
कि मतलब डिकम्पोजिशन है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होती है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद होती है लीचिंग, उसके बाद होती है कैटाबोलिज्म, उसके बाद होता है ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद होता है मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप है, ये जो मेनली किस में होते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के। तो उसमें क्या चीज़ सही नहीं है, सबसे पहले ऑक्सीजन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, बिल्कुल अगर ऑक्सीजन होगी तो उससे प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एक्सेलरेट हो जाएगी। डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्रेटस रिच इन नाइट्रोजन, देखो बिल्कुल अगर नाइट्रोजन होगी तो क्या होगी, जो डिकम्पोजिशन है वो फास्ट होगा। थर्ड बोल रहे हैं दी सोइल पीएच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, बिल्कुल जो पीएच है वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को क्या कर देता है, वो कर देता है, क्या कर देता है, अफेक्ट करता है। बोल रहे हैं डी बोल रहे हैं कूल टेम्परेचर एक्सेलरेट द प्रोसेस, देखो जो कूल टेम्परेचर है ना वहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। कूल टेम्परेचर होगा वहाँ पे स्लो हो जाती है, या फिर काइटिन या लिग्निन का कंटेंट अगर ज़्यादा है, अगर जो भी डेट्रेटस है उसमें काइटिन और लिग्निन का कंटेंट ज़्यादा है तो भी हमारी डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर कूल टेम्परेचर है तब भी जो हमारी डिकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कूल टेम्परेचर में एक्सेलरेट नहीं होगी, स्लो होगी, तो आंसर इसका क्या हो गया, डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, तो ये हमारा डी क्या है, नॉट करेक्ट है, ठीक है। और मीन्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब की बार आया था कि सेलुलोज का डिकम्पोजिशन कैसे होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और कहाँ कहाँ वो यूटिलाइज होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं कि आपको प्री का जो नॉलेज है वो ही आपको रेप्लिकेट करके आना है कहाँ पे, मेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज अ कंटिन्यूअस स्टेबल ब्लॉक डिवॉइड ऑफ एनी रिफ्ट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री, बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस स्टेबल ब्लॉक है जिसमें कोई भी रिफ्ट या डाइवर्जेंट बाउंड्री नहीं है। तो याद रखना पेनिनसुलर प्लेटू में ही जब हम ये पेनिनसुलर इंडिया पढ़ते हैं वहाँ पे नर्मदा एंड तापी वैली और वहाँ पे रिफ्ट वैली बनती है, तो वो भी एक पेनिनसुलर ब्लॉक का ही हमारा पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भी रिफ्ट या डाइवर्जेंट बाउंड्री नहीं है, कंटिन्यूअस स्टेबल ब्लॉक है, वहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं कि इट इज़ फॉर्म विद ए जनरल ग्रेडियंट ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, मेनली इसमें जो जनरल ग्रेडियंट होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉर्मल जो जनरल ग्रेडियंट होता है पेनिनसुलर ब्लॉक का वो वैसे ईस्ट की तरफ ही है, और इसीलिए जो मेजर रिवर्स हैं वो हमारे ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेनली ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, हमसे पूछा क्या, नोट करेक्ट, तो नोट करेक्ट कौन सी है, ए हमारी नोट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, ये नॉर्मली चीज़ें आपको पता ही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड बाय द क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, देखो ये एक ऐसे टाइप का प्लेन है जो मेनली अनडिस्टर्ब्ड रहता है अगर कोई भी क्रस्ट मूवमेंट होती है अर्थ में। मेनली हॉरिजेंटल बेडेड रॉक से ये बनता है, और मेनली डिप्रेस्ड एरियाज जो है मेनली इसको बनाते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लोलैंड्स ऑन अर्थ सरफेस। तो हमें बताना है किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है किसकी, स्ट्रक्चरल प्लेन की। किसकी बात चल रही है, ये मेनली चल रही है स्ट्रक्चरल प्लेन की बात चल रही है, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर हम स्ट्रक्चरल प्लेन की बात करें तो बहुत सारे प्लेन्स हैं, जैसे कि रशियन प्लेटफॉर्म, ये मेनली स्ट्रक्चरल प्लेन से बना है। उसके बाद अगर बात करें ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए ये उसी से बनता है। और सेंट्रल लोलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या, सेंट्रल लोलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सारे उसी से बनते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ, ठीक है। और ये जो हमारे पेनी प्लेन के बारे में बोल रखा है, पेनी प्लेन क्या होता है याद रखना है कि मैंने आपको इरोजनल और डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म थे लास्ट ईयर की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मैंने आपको एक लिस्ट सी दी थी जिसमें आपको बताए थे पहले डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म। तो वहाँ पे मैंने उसमें बताया था कि जो पेनी प्लेन है ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। ये पेनी प्लेन क्या है, एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, मेनली रेन, रिवर या फिर उससे मेनली ये बनता है, ठीक है। और अर्थ सरफेस की इरेगुलरिटीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और ऑलमोस्ट प्लेन टाइप ऑफ ये मेनली पेनी प्लेन होता है, ऑलमोस्ट प्लेन होता है ये, ठीक है। रेन वगैरह से वो होता है। एक होता है पैडी प्लेन, जो पैडी प्लेन होता है ना याद रखना ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है, लेकिन ये एक विंड का फीचर है, ठीक है। विंड्स जब मतलब क्या होते हैं माउंटेन्स को इरोड कर देते हैं उसको बोलते हैं पैडी प्लेन। वहाँ पे मतलब अगर जब प्लेन लाइक फीचर बन जाता है, ये मैकेनिकल वेदरिंग होती है एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि मान लो कि ये पूरा पहाड़ सा था और उसका मतलब इरोजन हो के बाद में कैसा बन गया, पूरा ऐसा बन गया, मतलब लगभग तो प्लेन बन गया, लेकिन कुछ मतलब इसमें तब भी हिल्स रह जाते हैं, उन हिल्स को बोलते हैं इंसलबर्ग,
उन हिल्स को क्या बोलते हैं, इंसलबर्ग बोलते हैं। तो वो हो गया पैडी प्लेन्स, मतलब जो एरिड एरिया में जो इरोजनल लैंडफॉर्म होता है उसके कारण, ठीक है। और कोस्टल प्लेन का तो आपको पता ही है, ये डिपोजिशनल प्लेन है, ठीक है। मेनली कोस्टल प्लेन मेनली जो रिवर्स हैं या जो कोस्ट हैं वहाँ पे जो मतलब सोयल जो डिपॉजिट हो जाता है उसके कारण बनते हैं डिपोजिशनल प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। शीट इरोजन के बारे में बात करना है। देखो शीट इरोजन के बाद देखो वाटर इरोजन है ना, दो टाइप से होता है। या तो वाटर जो है, मान लो कि वाटर किसी चीज़ को बहा के ले जा रहा है, या तो वो ऊपर जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है उसी को बहा के ले जाएगा, या फिर क्या करेगा वो पूरा ही मतलब बहुत ज़्यादा अगर फ्लो में वाटर है तो वो नीचे तक मतलब पूरे डिग कर देगा। जब वो ऊपर वाली लेयर को ले जाता है तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन, और जब वो पूरे बहुत सारी सॉइल को ले जाता है तो उसको बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। वहाँ पे एक मतलब नाली टाइप बन जाता है। सबसे पहले शीट इरोजन के बारे में बताना है। बोल रहे हैं इट टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर ए हैवी शोर। जब हैवी शोर हो जाता है तो लेवल लैंड्स पे मेनली ये जो है वो होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं कि इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल। बिल्कुल ये जो शीट इरोजन में जो फाइनर और जो मोर फर्टाइल सॉइल है वो हट जाती है। थर्ड बोल रहे हैं इससे बेडलैंड टोपोग्राफी बनते हैं। देखो जब भी गली इरोजन होता है ना तो मतलब इस ऐसी इस टाइप की मतलब ये मतलब वो लैंडफॉर्म बन जाते हैं, उसको बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। तो याद रखना वो गली इरोजन से होता है, शीट इरोजन से नहीं होता। तो गली इरोजन से बेडलैंड टोपोग्राफी बनती है, शीट इरोजन से नहीं बनती, क्योंकि उसमें तो केवल एक ऊपर वाली लेयर मतलब इरोड हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। और ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इससे बेडलैंड टोपोग्राफी बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिथिफिकेशन के बारे में बताना। देखो लिथिफिकेशन आपको नाम कहाँ पे दिखेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स जब आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में, सेडिमेंट्री रॉक वहाँ पे आपको मिलेगा लिथिफिकेशन। जब बहुत सारी रॉक्स क्या हो जाती हैं आपस में कॉम्पैक्ट होके और आपस में मिल जाते हैं और वो एक रॉक फॉर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक थ्रू कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट के कॉम्पैक्शन से जो भी मतलब रॉक्स बनती हैं उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। तो यही होता है लिथिफिकेशन। तो मेनली सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में मेनली आपको एनसीईआरटी में ये मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द ऑनसेट ऑफ अर्ली जेट स्ट्रीम ओवर पेनिनसुलर इंडिया। हमें बताना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या, विच ऑफ द अबव वेदर फिनोमिना आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द, अच्छा विंटर सीजन में कौन से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं विंटर सीजन में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर। तो याद रखना विंटर सीजन में वेस्टर्ली आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं आती हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो साउदर्न इंडिया में आती हैं समर में, ठीक है। याद रखना जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो साउदर्न इंडिया में आती है समर में, ना कि विंटर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन्स लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विंटर सीजन में। विंटर सीजन में क्या हो जाता है, बिल्कुल अगर हिमालयाज के रीजन की बात करें उसके नॉर्थ में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, बिल्कुल। और तो इसके कारण जो हमारे लो एरियाज है हिमालयाज के, वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर। तो इसीलिए सर्दियों में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। तो उसी के कारण क्या हो जाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो बिल्कुल हाई प्रेशर बनता है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में जब भी मतलब विंटर सीजन में, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। नॉर्मल इसमें आपको क्या लगाना है, नॉर्मल आपका अपने कॉमन सेंस लगानी है, ऐसे क्वेश्चन चाहिए। अब जाता है क्वेश्चन नंबर 16, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में बात करनी है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सबसे पहले द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्ट साउथवर्ड ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। देखो ITCZ जैसे सन मूव करता है ना वैसे ही है। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्ट साउथवर्ड ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून होता है तो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वो कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, साउथवर्ड शिफ्ट कर जाती हैं, ठीक है। याद रखना साउथ वेस्ट मानसून में जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ में मूव करती हैं। कहाँ पे मूव करती हैं, वो नॉर्थ में मूव करती हैं, साउथ में नहीं मूव करती। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वो नॉर्थ में मूव करती हैं, साउथ में मूव नहीं करती हैं। सेकंड बोल रहे हैं कि द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इनटू इंडिया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि जो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ले आती हैं इंडिया में, ये स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी,
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बी। और याद रखना ईस्टर्ली मेनली जो है ना, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मेनली 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही पाई जाती हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ के बाद बियॉन्ड ये नहीं होती है। ठीक है, और साउथ वेस्ट मानसून में ये किधर मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती हैं। कैसे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो करती हैं। एक मिनट मैं आपको और दिखाती हूँ कुछ। देखो ये कुछ है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या होते हैं। देखो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या होती है, ये मेजरली हाई वेलोसिटी विंड्स होती हैं जो लोअर ट्रोपोस्फेयर में फ्लो करती हैं, लोअर लो जेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये मेनली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इनको मेनली सोमाली जेट भी बोलते हैं, इनको अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये यूनिक होती है, डोमिनेंट फीचर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मेनली, कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो मेनली कहाँ पे पाई जाती हैं, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं समर में, ओवर साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, और ये मेनली 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जाती हैं और फेयरली परसिस्टेंट होती है अपनी डायरेक्शन में, मेनली एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करती हैं और ठीक है, जून से लेके अक्टूबर तक। और इनकी पोजीशन जो है फ्लक्चुएट करती है 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, जैसे ही ये क्या बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट जैसे ही एग्जिस्टेंस में आती हैं तो ये शिफ्ट कर जाती है नॉर्थ में। ठीक है, और याद रखना TEG फ्लोज फ्रॉम, हाँ ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और कि क्या बोल रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट रिजल्ट्स इन रिवर्सल ऑफ, हाँ जैसे ये बनती हैं तो जो अपर एयर का सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाता है और क्विक ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे ये बनती हैं तो मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। वही बताया ना कि साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो ये किधर की तरफ मूव करती हैं, नॉर्थ की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं, एक मिनट। देखो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, मेनली ट्रॉपिकल जो ईस्टर्ली जेट होते हैं ना ये केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। और देखो ये कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं। ठीक है, ये होगी हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ठीक है, कहाँ फ्लो करती हैं, किधर फ्लो करती हैं। ठीक है, देखो अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है नहीं बनेंगी, अगर स्नो जो है तिब्बतन प्लेटू के ऊपर मेल्ट नहीं होगी, अगर तिब्बतन प्लेटू के ऊपर स्नो मेल्ट नहीं होगी तो जो ये ईस्टर्ली जेट है वो नहीं बनेगी, ध्यान रखना। जिससे जो है वो रेनफॉल भी फिर इंडिया में नहीं आएगा। देयरफॉर एनी ईयर ऑफ थिक एंड वाइड, अगर किसी भी साल में थिक और वाइड स्प्रेड स्नो है तिब्बत के ऊपर तो उस साल क्या होगा, वीक मानसून होगा और लेस रेनफॉल होगी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, तिब्बत प्लेट्यू पे जो आइस है उसके मेल्टिंग का भी इफेक्ट पड़ता है इंडिया के मानसून पे। ठीक है, इंडिया का मानसून किस किस चीज से अफेक्टेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है, तो तिब्बत की जो आइस की मेल्टिंग है उससे भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि तिब्बत भी मतलब अफेक्ट करता है। तो और मतलब तिब्बत पे जो आइस की मेल्टिंग है वही ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया पे बनेगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनेगी नहीं बनेगी उस पर भी डिपेंड करेगा। ये देखो कहाँ कहाँ पे, इसको सोमाली जेट भी बोलते हैं, ये यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है तब ये बन रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपको मैप ध्यान रहेगा ना तो आपको ध्यान रहेगा कि ये किस किस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किस टाइप की फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है। ठीक है, किस टाइप की फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है। सबसे पहले है हमारा कि एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ ही ट्रीज को उगाना, बिल्कुल ये सही बात है। रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड। फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए अपने फार्म लैंड में ट्री को रेज करना, उसको बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। तीसरा है अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है, ट्रीज को रेज करना पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स पे अर्बन सेंटर्स के पास। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसको बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमें बताना है किसके बारे में, टाइड्स के बारे में। आप सबको पता ही होगा टाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आते हैं हर 24 घंटे में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 हाई टाइड 2 लो टाइड आते हैं और मेनली अर्थ, मून और सन की पोजीशन के कारण होते हैं। और इससे मतलब मेनली पोल्यूटेड वाटर जो है इस्चुअरीज से रिमूव करने में हेल्प होते हैं, नेविगेशन में हेल्प होती है इनसे, और इससे और किस में हेल्प होती है, और इससे हेल्प होती है किसमें, फिशरमैन को फिश करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो बहुत जगह जो ये टाइड्स हैं ये हेल्प करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइड्स ये हर 24 घंटे में होते हैं, अर्थ, सन एंड मून के कारण होते हैं और पोल्यूटेड वाटर
को हटा देते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। अब जाते हैं किससे, क्वेश्चन नंबर हम 19 पे। बोल रहे हैं बोल्ट्जमैन मेडल के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि हर 3 साल में दिया जाता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में वो करने के लिए। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हर 3 साल में फिजिक्स में दिया जाता है। और बोल रहे हैं कि सीवी रमन पहले इंडियन थे, याद रखना सीवी रमन पहले इंडियन नहीं थे, पहले इंडियन अभी बने हैं। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई हैं। दीपक धार अभी रिसेंटली सिलेक्ट किए गए हैं। कौन कौन किनका नाम है, दीपक धार, ठीक है, तो अभी सिलेक्ट किए गए हैं, सीवी रमन नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, ज़्यादा आपको मेडल वेडल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इतना ज़्यादा याद नहीं करना है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एलुवियल सोइल के बारे में बताना है। अभी बताया था भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल है और उसमें कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं, और जो खादर है वो यंगर डिपॉजिट्स हैं, और वो मेनली ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि रिसेंट वो मतलब जो फर्टाइल सोइल है वो रिवर ने फ्लडेड किया अभी वहाँ पे। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही हमारी सही स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। हमें बताना स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट जो है वो क्या होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है, अभी दिखा दूँ आपको। हाँ देखो, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे इन दो चीज़ों को। ये आपको दिख रहा है, स्टेलेग्माइट का मतलब होता है यू, अगर याद करने का तरीका, यू माइट ट्रिप ओवर दैम, मतलब आप उसके ऊपर ट्रिप कर सकते हो, मतलब जो नीचे जो जमीन से लगे होते हैं उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। और स्टेलेक्टाइट बोलते हैं जो क्लिंग टाइट होती है, जो सीलिंग से टाइटली क्लिंग होते हैं, ठीक है, जो इसका मतलब स्टेलेक्टाइट मतलब जो टाइटली ऊपर से क्लिंग है उनको बोलेंगे स्टेलेक्टाइट। और स्टेलेग्माइट होता है जो मतलब आप उनके ऊपर ट्रिप कर सकते हो। तो ये है याद रखने का तरीका, स्टेलेक्टाइट, टाइट मतलब ये टाइटली छत से मतलब टाइटली क्लिंग है, ठीक है, चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये है स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट को याद करने का तरीका, ग्राउंड वाटर के ये कुछ मतलब फीचर्स हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं देखो, स्टेलेग्माइट मतलब राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स, बिल्कुल यही है। स्टेलेक्टाइट, टाइट मतलब जो ऊपर टाइटली क्लंग थे, तो दिस हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, बिल्कुल ये हैंगिंग थे सीलिंग से। और ये ग्राउंड वाटर के क्या है, फीचर्स हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर के फीचर्स हैं, याद रखना। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। अब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आप कभी नहीं भूलोगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमें बताना है एशियाटिक लॉयन के बारे में। बोल रहे हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। पहली ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी क्योंकि ये किस में आता है, इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, किसमें, इंडेंजर्ड में, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी, मतलब कि ये केवल गुजरात में पाया जाता है। और सिम्बा एक स्कीम चलाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो डिस्टिंग्विश करेगा एशियाटिक लाइन को इंडिविजुअली वो करने में। तो बिल्कुल एक सिम्बा एक स्कीम चलाई गई है। सिम्बा की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्केटिंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लाइन, ठीक है। किसने स्टार्ट किया, ये गुजरात डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इंडिया के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वो म्यूचुअल बेनिफिशियल इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि इंडिया के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किस किस कंट्री के साथ है। याद रखना है इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, वियतनाम, इन चारों के साथ है। इजराइल के साथ अभी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया का नहीं हुआ है, ठीक है। तो इजराइल के साथ हमारा नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। तो इजराइल के साथ नहीं हुआ। हमारा जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है वो 14 कंट्रीज के साथ हो गया है, तो 4 तो हमने देख ली। इसके अलावा हो गया अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। उसके बाद एक हो गया हमारा चेक रिपब्लिक के साथ हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक हुआ हमारा फ्रांस के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा एक हुआ है कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। एक हमारा हुआ है मंगोलिया के साथ, एक हमारा हुआ है रशिया के साथ, एक हमारा हुआ है नामीबिया के साथ, जिसके साथ अभी मैंने टाइगर शेयरिंग की है, ठीक है। एक हमारा हुआ है साउथ कोरिया के साथ, एक हमारा हुआ है यूके और यूएस के साथ, ठीक है। तो ये 14 कंट्री हैं जिनके साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, ठीक है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमारा 14 कंट्रीज के साथ है। उसमें कौन सी कंट्री नहीं है, उसमें इजराइल नहीं है। अगर चाइना आ जाए, चाइना नहीं है। और आसपास की जो भी कंट्री, बांग्लादेश, कोई भी नाम दे दे, हमारा केवल इन 14 के साथ है और कंट्रीज के साथ नहीं है। तो ध्यान रखना, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया का किस किस के साथ हुआ है, वो ये 14 कंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अल नीनो के बारे में बात करनी है। देखो अल नीनो में क्या होता है, ये मान लो कि क्या है वो,
ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ये मान लो कि साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, यहाँ पे मेनली मैंने बताया था कि पैरो करंट फ्लो करता है और ये बीच में है, और यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे जो ये पैरो करंट है ना, जब अल नीनो होगा ना, तो ये जो पैरो करंट है, कोल्ड करंट है, यहाँ पे ये साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पैरो करंट रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक वार्म करंट से, ठीक है। ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे वार्म करंट से ये रिप्लेस हो जाएगा, और जब वार्म करंट से रिप्लेस हो जाएगा तो ये सारा जो भी सर्कुलेशन चल रहा था ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उसी को बोलेंगे अल नीनो। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज मियरली एक्सटेंशन ऑफ वार्म इक्वेटोरियल करंट विच गेट रिप्लेस टेम्परली बाई कोल्ड पेरुवियन करंट। तो ध्यान रखना कि बिल्कुल ये कोल्ड पेरुवियन करंट से रिप्लेस हो जाता है, ये क्या, वार्म इक्वेटोरियल जो करंट है अभी मैंने बोला। फिर है बोल रहे हैं कि अल नीनो इवेंट हैज लेड टू डिले इन, बिल्कुल अगर अल नीनो होगा तो जो साउथ वेस्ट मानसून है इंडिया में उसमें डिले होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अल नीनो का भी इफेक्ट क्योंकि इंडिया के एटमॉस्फेयर पे पड़ता है। दोनों ही स्टेटमेंट इसकी हमारी सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अल नीनो के बारे में जो मैंने अभी बताया है। देखो अभी मैंने बताया था कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है, यहाँ पे पैरो करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पे पैरो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे कोल्ड वाटर होगा, ठीक है। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर फ्लो करता है, ये साउथ पैसिफिक करंट इधर फ्लो करता है, ठीक है। इक्वेटोरियल विंड मूव्स वार्म वाटर वेस्ट, मतलब नॉर्मली क्या होता है, वेस्ट वार्म वाटर जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। लेकिन जब अल नीनो ईयर होता है, जब अल नीनो ईयर होता है तो क्या हो जाएगा, जो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये इधर मतलब वार्म करंट को इधर मूव करने की जगह वीकर विंड्स मूव वार्म वाटर ईस्ट, तो वो वेस्ट की जगह वो जो गर्म हवाएं हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करने लगेंगी। इससे नॉर्थ अमेरिका में विंटर में मतलब क्या हो जाएगी, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, और इधर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यहाँ का वाटर गर्म हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं अल नीनो ईयर, इसी को बोलते हैं क्या, अल नीनो ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो कोल्ड करंट फ्लो करता है वहाँ पे वार्म करंट आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म पानी हो जाता है वहाँ का, उसी को बोलते हैं अल नीनो ईयर। ये आप देख रहे हो, ये है अल नीनो ईयर। अभी मैंने बताया, दोनों का मैंने कंपैरिजन कर दिया। आप देखो क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे पैरो करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वार्म करंट भी आ गया, वार्मर देन एवरेज सी टेम्परेचर। एवरेज सी टेम्परेचर पे जो नॉर्मली रहता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जहाँ पे गर्मी होएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे क्या होगी, रेन आ जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा रेन आ जाएगी। तो मतलब मेनली यहाँ पे क्या होती है, रेन ज़्यादा आ जाती है। जब अल नीनो ईयर होता है तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, नॉर्मली कम बारिश होती है। तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा ठंडा होगा। यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाई हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी क्या होगी, बारिश जो साउथ वेस्ट मानसून जाना होता है, जो बारिश जानी होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो भी कम जाती है। मतलब जब इधर का एरिया ड्राई होगा तो इंडियन कॉन्टिनेंट का भी जो एरिया ड्राई होगा, वहाँ पे भी जो हवाएं हैं, मतलब जो रेन वाली हवाएं हैं वो कम जाएंगी। तो इसीलिए बोलते हैं वहाँ पे भी साउथ वेस्ट मानसून जाने में देरी लगती है, ठीक है। वार्मर वाटर फ्लोज, तो ये है मेनली क्या, अल नीनो ईयर, ठीक है। ये है अल नीनो ईयर, ठीक है। याद रखना, इसमें जब भी अल नीनो आता है, जब भी अल नीनो आता है तो जो वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, तो जो ये क्या बोल रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट वेट हो जाता है और ड्राई ईस्ट कोस्ट हो जाता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेनली आपको जो ये चीज़ है ना ये ध्यान रखनी है, ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ पे कम बारिश होगी, क्या होगा, ठीक है। ये है अल नीनो ईयर, ठीक है। ये आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, नॉर्मल मैंने बता दिया और अल नीनो का भी बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में कि अल नीनो में क्या होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, हमारा आंसर आ गया सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि हमें बताना है क्रोशियो करंट के बारे में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ओशन करंट्स का एक वो दिखाया था, और मैंने बताया था चाइना में इधर जाता है क्रोशियो करंट, ऊपर से आता है ओयोशियो करंट। जो ओयोशियो करंट होता है वो कोल्ड करंट होता है, और जो क्रोशियो करंट होता है वो वार्म करंट होता है। फिर ये बोल रहे हैं कि जो कुरोशियो करंट है ये स्टार्ट होता है, बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, जापान के कोस्ट से स्टार्ट होता है और नॉर्थवर्ड फ्लो करता है। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये फिलीपाइंस ताइवान से स्टार्ट होता है और नॉर्थ ईस्ट में जाता है, ना कि नॉर्थ में जाता है। ये कैसे, मैं कैसे दिखा रही हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना दिखा रही हूँ इस करंट को, मैं ऐसे दिखा रही हूँ। तो ये किधर जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ नहीं जाता है,
सेकेंड इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन गैरी, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन गैरी का पार्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन का पार्ट होता है, गैरी का पार्ट होता है, और मेनली ये कौन सा करंट है, वार्म करंट है, ठीक है। और ये कौन सा करंट है, वार्म करंट है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ अगर आपको याद ना हो तो। देखो ये जो आपका करंट है, ये दिख रहा है आपको करंट, यहाँ पे देखो ये है हमारा कुरोशियो करंट, ठीक है, ये है हमारा कुरोशियो करंट। और देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ताइवान और फिलीपाइंस वाली जगह से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, ठीक है, ये फिलीपाइंस वाली जगह से स्टार्ट हो रहा है। जापान तो ऊपर रह गया, ये है जापान, जापान से थोड़ी ना स्टार्ट होता है, ये नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। ताइवान और जो फिलीपाइंस है वहाँ से स्टार्ट होता है ये कुरोशियो करंट, और ये किधर जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, और नॉर्थ पैसिफिक जो ओशन है उसकी जो गहरी है उसको फॉर्म कर रहा है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, कुरोशियो, नॉर्थ पैसिफिक, ठीक है। तो ये इस गहरी को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और ये एक डिफरेंट है मतलब मैप, इसको आप भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बोलता है, पास और कौन सी स्टेट से पास हो रहा है, ठीक है। देखो कौन सा पास कौन सी स्टेट से पास हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि मैप का और बहुत ही आसान भी है। जैसे कि जो जिला मेनली अरुणाचल में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, मैं लगभग लोगों को ये पता होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। अब या तो मतलब देखो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसका मतलब जिलीपला तो सिक्किम में है ही, ठीक है। अब शिपकिला याद रखना, शिपकिला हिमाचल में ही है, ठीक है, याद रखना शिपकिला हिमाचल में ही है। और जो बारालाचाला है ये उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच में है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल के बीच में ही बारालाचाला, ये उत्तराखंड में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, सेकेंड एंड थर्ड हमारी सही है, ठीक है। तो कौन से पास कहाँ से पास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार देख लेते हैं। ये मेनली पास दिख रहे हैं आपको, ये अगर मेनली आपको पास दिख रहे हैं तो देखो इसमें आपको कौन सा था, एक तो था बारालाचाला, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, एक तो था बारालाचाला आपसे पूछा गया था, एक शिपकिला ये हिमाचल में, ये दिख रहा है, ये इंडिया का ये एरिया, यहाँ पे क्या है, शिपकिला है, ठीक है। तो आपसे एक शिपकिला, एक जोजिला पूछा था, ठीक है। जिलीपला तो हमारा इधर है सिक्किम में, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे पास हैं, जैसे कि इसमें क्या है, और कौन से, माना पास, नीति पास, ठीक है, ये सारे वेस्टर्न इंडिया में, ये पीर पंजाल, ये आपको पता ही होगा, बनिहाल पास, रोहतांग पास, ठीक है, लनाक, चांगला, खारदुंगला, अगिलहास पास, कराकोरम, ठीक है, मानताका पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बोलन पास किधर है, इधर पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से पास इधर हैं, कौन कौन से पास उधर हैं, ठीक है। तो कम से कम आप पहले नॉर्दर्न इंडिया के याद कर लो, उसके बाद आप इधर के कर लेना। लिपू लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो ये सारे पासेज हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ये पास वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हमें बताना है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में। देखो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, जब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट वो ड्रॉट होता है जब हमारे जो स्टोरेजेस हैं, रिजर्वायर्स हैं, वहाँ से वाटर खत्म हो जाता है। जब ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाता है स्टोरेज और रिजर्वायर से, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। और जब इनएडिक्वेट रेनफॉल के कारण मतलब जब पानी वो होता है तो उसको बोलते हैं मीटरियोलॉजिकल ड्रॉट। इसको क्या बोलते हैं, मीटरियोलॉजिकल ड्रॉट इसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर जब सोयल मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है, जब क्रॉप फेलियर, सोयल में मॉइस्चर कम होगी तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। इसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल ड्रॉट इसको बोलते हैं। एग्रीकल्चरल ड्रॉट या फिर सोयल मॉइस्चर ड्रॉट भी इसको बोलते हैं। और जब इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है शॉर्टेज ऑफ वाटर के कारण, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल ड्रॉट। इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल ड्रॉट। तो ये डिफरेंट टाइप के ड्रॉट है। और जब स्टोरेज और रिजर्वायर से वाटर कम खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हमें बताना है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में बताना है। सबसे पहले भी ये बोल रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते ट्रॉपिकल साइक्लोन, ना कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं दे कैन ओरिजिनेट ओवर बोथ लैंड एंड सी। बिल्कुल ये लैंड और सी के ऊपर वो कर सकते, क्योंकि ये इनको मॉइस्चर नहीं चाहिए, इनको वाटर कंटेंट इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब क्या मॉइस्चर इतने नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये क्या है, लैंड के ऊपर और सी के ऊपर, दोनों के ऊपर ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी,
ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया बी। देखो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, आपको पता है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, वेस्ट से इसके तरफ मूव करते हैं, मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स में मेनली ये पाए जाते हैं। कहाँ पे? मिड और हाई लैटिट्यूड्स में मेनली ये पाए जाते हैं, बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, और इसलिए इनको मिडल लैटिट्यूड्स या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली क्या होती है, फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट्स बनते हैं। ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस मेनली यहाँ पे होती है। नीचे से आता है वार्म करंट, ऊपर फ्रंट बनता है, ऊपर से आता है कोल्ड, और यहाँ पे एक फ्रंट टाइप का बन जाता है। ठीक है, और जो मेनली वार्म फ्रंट है, मतलब वार्म जो फ्रंट बनेगा उसकी तरफ नॉर्मल क्लाउड्स होंगे, और जो कोल्ड वाला जो फ्रंट आएगा उधर नीचे से, क्योंकि वार्म फ्रंट आता है ऊपर से, जब कोल्ड फ्रंट जो बनेगा वो फास्ट मूव करेगा, और मेनली उसमें क्या, वहाँ पे कैसे क्लाउड्स बनेंगे उस तरफ, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे वहाँ पे। ठीक है, याद रखना क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, ऊपर से कोल्ड आ रहा है, नीचे से वार्म आ रहा है, एक फ्रंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल क्लाउड्स बने, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बने, और फिर क्या हो जाता है, थोड़ी ही देर में ये दोनों आपस में कोरियोलिस फोर्स के कारण घूमने लग जाते हैं, तो वो बनेगा टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, और साइक्लोन के बाद वो खत्म कैसे होगा, जब ये जो वार्म एयर है ये टोटल ऊपर चली जाएगी, और ये जो कोल्ड एयर है ये नीचे आ जाएगी, कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी, और जो वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, ओक्लूडेड फ्रंट उसको बोलेंगे, ओक्लूडेड फ्रंट उसको बोलेंगे, और इसमें होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें मेनली क्या हो जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, यहाँ पे जो साइक्लोन है वो खत्म हो जाता है, मतलब जो टेम्परेट साइक्लोन है वहाँ पे डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, मेनली यहाँ पे कौन सा सर्कुलेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन मेनली होता है, तो मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो मेनली है वो साइक्लोन मूव करेगा। ठीक है, और याद रखना ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा एरिया को अफेक्ट करता है, याद रखना ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा एरिया को अफेक्ट करता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा एरिया को ये अफेक्ट करेगा, कौन सा साइक्लोन, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो ये देखो, ये दिख रहा होगा ना आपको, ये दिख रहा होगा, ये वार्म फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है, ये मान लो नीचे से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा था, फिर ये क्या हुआ, ऐसे कोरियोलिस फोर्स के कारण मूव करने लग गए। तो मिडल और हाई लैटिट्यूड्स में होता है, फ्रंटल जोन्स बनते हैं, और लैंड और सी दोनों के ऊपर हो सकता है, और लार्जर एरिया को कवर करता है। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये कोल्ड एयर टोटल रिप्लेस कर देगी वार्म एयर को नीचे से, और उसको बोलेंगे ओक्लूडेड फ्रंट, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ द विंड मूवमेंट के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले इक्वेटर पे द विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, जो इक्वेटर पे क्या होता है, जो विंड है वो आइसोबार के परपेंडिकुलर फ्लो करती है। सेकंड बोल रहे हैं जो कोरियोलिस फोर्स है वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे एब्सेंट होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जो कोरियोलिस फोर्स है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, लैटिट्यूड के एंगल पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा लैटिट्यूड का एंगल होगा उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगी। ठीक है, तो लैटिट्यूड का एंगल इक्वेटर पे 0 होता है, तो इक्वेटर पे 0 होता है तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो 0 होती है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इक्वेटर पे जो विंड जो फ्लो करती है, ब्लो करती है, वो परपेंडिकुलर होती है आइसोबार के। ठीक है, देखो देखो याद रखना, इक्वेटर पे क्या होगी, कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, 0 होती है। कोरियोलिस फोर्स होती है तो विंड जो कैसे करेगी, आइसोबार के परपेंडिकुलर फ्लो करेगी। इसका मतलब जब आइसोबार के विंड परपेंडिकुलर फ्लो करेगी तो जो भी प्रेशर है, मतलब जो भी लो प्रेशर है वो जल्दी ही फिल हो जाएगा। जब भी मतलब इतनी जल्दी हवा वहाँ पे पहुँच जाएगी कि लो प्रेशर जल्दी फिल हो जाएगा, और जब लो प्रेशर जल्दी फिल हो जाएगा तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेनली ट्रॉपिकल साइक्लोन किसके अराउंड बनते हैं, लो जो प्रेशर एरिया है उसके अराउंड बनते हैं, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए इक्वेटर पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नहीं बन पाते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस किस के कारण क्या क्या होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 होती है और वहाँ पे विंड जो है वो आइसोबार के परपेंडिकुलर ब्लो करती है, और परपेंडिकुलर ब्लो करती है तो जैसे ही लो प्रेशर वहाँ पे बनेगा तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, मतलब फिल हो जाएगा, जल्दी फिल हो जाएगा, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर तो बन नहीं पाएगा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ पे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ पे नहीं बन पाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, वो भी हमारी क्या है, करेक्ट है, तो वो भी हमारी करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे एब्सेंट होती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया,
सी, ठीक है। और याद रखना कोरियोलिस फोर्स जो है ना, अगर हम विंड की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो विंड को राइट डायरेक्शन में ब्लो करती है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में वो किस तरफ ब्लो करती है, साउदर्न हेमिस्फेयर में वो हमारी लेफ्ट की तरफ ब्लो करती है। याद रखना कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ हवा को मूव करेगी, और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। और इसमें एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोरियोलिस फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, किसके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, आइसोबार के, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोरियोलिस फोर्स परपेंडिकुलर होती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होता है आइसोबार के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना। और जब भी विंड अगर कोई भी विंड आइसोबार के पैरेलल मूव कर रही है, जो दो आइसोबार हैं उसके पैरेलल अगर कोई विंड मूव कर रही है आइसोबार के, तो उस विंड को बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। उस विंड को क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। जब भी कोई विंड आइसोबार के पैरेलल मूव करती है उसको बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। वो तभी जियोस्ट्रोपिक विंड तभी बन सकती है जब क्या हो जियोस्ट्रोपिक विंड तभी बन सकती है जब प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स है वो बैलेंस की जाती है किससे, कोरियोलिस फोर्स से, ठीक है। जब क्या होगा, जियोस्ट्रोपिक विंड मतलब क्या होती है, जो विंड आइसोबार के पैरेलल मूव करे, वो कब करेगी, जब क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बैलेंस्ड होगी कोरियोलिस फोर्स से, ठीक है। और ये कब बैलेंस होगी, जब फ्रिक्शन नहीं होगा अर्थ पे, जब मतलब जो विंड है वो फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट होगी। और वो कब होगा, जब जो हवा है वो 2 से 3 किलोमीटर सरफेस से ऊपर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने 2-4 चीज़ें बता दी हैं, हमेशा के लिए ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है कंप्लीट, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। हमें बताना है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं। सबको पता होगा ये नीलगिरी में मिलते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि भाई कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, तो कुछ चीज़ें ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बारे में वैसे भी आपको बताऊंगी। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो हाई एलिवेशन होते हैं, ये थोड़े से लो होते हैं, कंपैरेटिवली लो होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाती है। और वेस्टर्न घाट्स की अगर और बात करें, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। वैसे ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होते हैं। और जो ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं ये लेस कॉन्टिन्यूस होते हैं। लेस कॉन्टिन्यूस क्यों होते हैं, क्योंकि मेनली यहाँ पे जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो इसको यहाँ पे कट करते हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी ये कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि शहाद्री, अगर महाराष्ट्र की बात करें वहाँ पे इनको शहाद्री कहा जाता है। अगर हम नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी इनको कहा जाता है कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके बात करें अन्नामलाई एंड कार्डमोम ये कहा जाता है केरला में, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग रेंजेस होती हैं, डिफरेंट रेंजेस हैं वहाँ पे, जैसे कि जवादी हिल्स का नाम सुना होगा, नल्ला मल्ला हिल्स का नाम सुना होगा, महेंद्रगिरी हिल्स, ठीक है। तो ये सारे टाइप की हिल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ईस्टर्न घाट्स में। मैं एक बार आपको मैप भी दिखा देती हूँ इसका। देखो ये है सारी इधर की और इधर की हिल्स, ठीक है। ये नीलगिरी हिल्स हैं जहाँ पे मेनली क्या होता है, ये मैच करते हैं, मतलब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मैच करते हैं। ये ऊपर वाली हिल्स हैं और ये मेनली ईस्टर्न घाट्स की यहाँ पे हिल्स दे रखी हैं, ठीक है। याद रखना ये ईस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं, बहुत सारी हैं। वो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ लगाने आ सकते हैं, पूरी लाइन में लिखी हुई है, याद कर लेना इनको, ठीक है। अभी मैंने बता रही थी जवादी हिल्स, सिवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सिरुमल हिल्स, ठीक है। तो ये सारी याद करना, वेलकोंडा, नल्ला मल्ला, ठीक है। ये सारी ही इधर ईस्टर्न घाट्स की हिल्स होती हैं, ठीक है। ये सारी रेंजेस यहाँ पाए जाते हैं। एक तो भाई जो इलेक्शन वाले आ रहे हैं ना, इतने 10-10 मिनट तक खड़े रहते हैं गाना बजाते हुए, पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो हमें बताना है कि ये एरिड रेन शैडो डेजर्ट है, ड्राईएस्ट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का। देखो अगर आपको ये पता है ना कि ये डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में, तब भी आप इसको कर लोगे। देखो आपको इसके आगे हम पढ़ ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा डेजर्ट है, ठीक है। सबसे पहले है पेटागोनिया। देखो पेटागोनिया डेजर्ट आपको पता होगा ये अर्जेंटीना का फेमस डेजर्ट है, ठीक है, अर्जेंटीना का है। और अर्जेंटीना कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा, अगर गिब्सन डेजर्ट की बात करें, गिब्सन डेजर्ट हमारा होता है ऑस्ट्रेलिया में,
ठीक है, और हमारा ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट भी हमारा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब हमारा एक ही डेजर्ट बच गया, वो कौन सा बच गया, मोजावे डेजर्ट। तो मोजावे डेजर्ट ये जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो जो प्लेसमेंट है ना, कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, कौन सा लेक कहाँ पे है, कौन सी हिल्स कहाँ पे है, अगर आपको उतना पता है ना, यहाँ पे मैपिंग काम आती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, अगर आपको केवल ये पता है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, तो आप तब भी लगा दोगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग। ठीक है, मैपिंग की जो चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही काम आती है मैपिंग। मैपिंग ऐसे काम नहीं आती कि आपको एक सीधा मैप आएगा, चलो मैप से भी क्वेश्चन आते हैं, बट डायरेक्ट मतलब अगर इनडायरेक्ट भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उससे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ कुछ है। देखो, इस वाले डेजर्ट में मैं सॉरी इस वाले मैप में मैं आपको मार्किंग नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि मेरा पेन ऐसा होता है, कई बार जो पीडीएफ जहाँ पे खुलती है वहाँ पे मैं मतलब कुछ वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये देखो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन, चिहीहुआन और मोजावे। मोजावे आया था, ये नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद आ गया साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट, जो सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट है ये। अब जाते हैं अफ्रीका में, नामिब नामीबिया में है, कालाहारी साउथ अफ्रीका में है, सहारा ये आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे एटलस माउंटेन्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद सीरिया डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। देखो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखे थे, ऑस्ट्रेलिया में 2 डेजर्ट हमने देख लिए, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। एक और वहाँ पे इंपॉर्टेंट डेजर्ट पाया जाता है, वो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। गोबी डेजर्ट देखो ये रहा, मंगोलिया में है। उसके बाद ये सारे, ठीक है, थार इंडिया में है, दस्ते लूत, दस्ते कावीर, काराकुम। तो ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं वर्ल्ड के, याद रखना। मेरे को मेन था कि मोजावे बताना, पेटागोनिया बताना, गिब्सन बताना और ग्रेट विक्टोरिया बताना। ठीक है, ये चारों तो कहाँ कहाँ पे हैं, ये 2 ऑस्ट्रेलिया में है, ये साउथ अमेरिका में। तो अगर आपको ये पता है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा डेजर्ट है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको मैप दिखा दिया है। अब आपको ये कम से कम ये सारे डेजर्ट तो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये आगे थोड़े से जहाँ पे मैं थोड़ी मार्किंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कौन सा, पेटागोनिया डेजर्ट, सॉरी। ठीक है, अभी हमने देखा था कौन सा, पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ये पता चल गया किधर है, नीचे है साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में। ठीक है, यहाँ पे एक अटाकामा भी पाया जाता है। मोजावे डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, ये पता चल गया। यहीं पे सोनोरन डेजर्ट भी है, यहाँ पे चिहीहुआन डेजर्ट भी है, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटो भी है यहाँ पे। ठीक है, आर्कटिक डेजर्ट ऊपर पाया जाता है कनाडा में ऊपर। ठीक है, याद रखना। अब हमने देखा था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा देखा था, गिब्सन डेजर्ट, और एक देखा था ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये 2 डेजर्ट हमने ऑस्ट्रेलिया में देखे थे। ठीक है, ग्रेट सैंडे भी वहीं पे पाया जाता है, तनामी भी यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, गोबी, तकला मकान, काराकुम, काइजल कुम। ठीक है, ये सारे डेजर्ट देखो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अलग अलग टाइप से मैं मैप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इनको ध्यान रखो कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है। ठीक है, कोई मेरा और मकसद नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने का, ये तो मैं डायरेक्ट आंसर लगा के भी चल सकती हूँ, लेकिन मैं दिखाती हूँ ताकि आपके माइंड में वो पिक्चर्स रहें। ठीक है, इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि आप याद रखो। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा भी आउटपुट आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, इक्वेटर कहाँ से पास नहीं होता है। बहुत मतलब आसानी क्वेश्चन है, यूरोप से पास नहीं होता है भाई। ठीक है, इक्वेटर कहाँ से पास नहीं होता, अगर आप डायरेक्ट देखोगे ये यूरोप से पास नहीं होता है, क्योंकि कहाँ कहाँ से पास होता है, साउथ अमेरिका से भी होता है, अफ्रीका से भी होता है, एशिया से भी होता है, ऑस्ट्रेलिया से भी होता है। ठीक है, और ओशेनिया से भी होता है, ओसेनिया से भी होता है। ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इन तीनों से पास होता है इक्वेटर। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज वर्टिकल क्लाउड, ये एक वर्टिकल टाइप का क्लाउड है। देखो क्लाउड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये एक वर्टिकल क्लाउड है जिसका टॉप जो है वो राउंडेड है, हॉरिजॉन्टल बेस है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स का में ये बनता है। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट से ये बनता है, और ग्लोबुलर मास है, ग्रेट वाइट ग्लोबुलर मास है, और ग्रे टाइप का दिखता है जब सन होता है, और लेकिन ये फेयर वेदर में आता है, मतलब बारिश वारिश का कोई वो नहीं है। तो ये कौन सा क्लाउड है, याद रखना, ये क्यूमुलस क्लाउड है। ठीक है, ये कौन सा क्लाउड है, याद रखना, ये क्यूमुलस क्लाउड है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं। देखो भाई, ये हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स। हमें अभी हमसे पूछा था क्यूमुलस क्लाउड्स कौन सा होता है, तो ये है हमारा क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, ये हमारा क्यूमुलस क्लाउड्स। एक उसमें देख रखा है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स कौन सा होता है, ये है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड क्या होता है, ये डार्क होता है, डल क्लाउड होता है,
क्लियरली लेयर्ड, देखो इसमें लेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट दिखती है। इसी को रेन क्लाउड भी कहते हैं। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड को क्या बोलते हैं? रेन क्लाउड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रेन क्लाउड भी बोलते हैं निम्बोस्ट्रेटस को। ठीक है, ये कंटिन्यूअस रेन लेके आता है, स्नो लेके आता है, स्लिट लेके आता है। ठीक है, एक ये होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, सबसे बड़ा जो क्लाउड होता है ये होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये ओवर ग्रोन क्यूमुलस क्लाउड होता है। क्यूमुलस क्लाउड्स को अगर थोड़ा बड़ा कर दे तो उसको बोलेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, ये कॉलीफ्लावर लाइक इसका टॉप होता है। इसका टॉप कैसा होता है? कॉलीफ्लावर लाइक होता है। इसी को थंडर क्लाउड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? थंडर क्लाउड भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थंडर क्लाउड भी। बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह होती है। कन्वेक्शनल रेन लेके आता है ये। ठीक है, ये कौन सी रेन लेके आता है? कन्वेक्शनल रेन ये लेके आता है। ठीक है, और एक हमसे पूछा गया था सिरस क्लाउड। सिरस कहाँ है भाई? देखो ये है सिरस, दिख रहे हैं ऊपर, ये है सिरस क्लाउड। सिरस क्लाउड्स कुछ क्या होते हैं? ये फाइबरस जैसे दिखते हैं, दिख रहे हैं, फाइबर की तरह दिखते हैं और ब्लू स्काई में। और इनको मेयर्स टेल्स भी बोलते हैं। इस सिरस क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? मेयर्स टेल्स भी इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेयर्स टेल्स भी इसको बोलते हैं। फेयर वेदर को दिखाता है, ब्रिलियंट सनसेट को दिखाता है कि मतलब ये जो है सिरस क्लाउड है। देखो ये सारे टाइप के क्लाउड है, आपको क्लाउड देखने से ही पता चल रहा होगा कौन से हैं। और जहाँ पे निम्बस की बात आ जाए, एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे निम्बस की बात आ जाए वहाँ पे क्या होगी? रेन जरूर होएगी। ठीक है, यहाँ पे निम्बो स्ट्रेटस है तो यहाँ पे रेन हो रही है। यहाँ पे क्यूमुलो निम्बस है, इस क्यूमुलस क्लाउड में रेन नहीं है, लेकिन क्यूमुलो निम्बस, जैसे ही निम्बस नाम आ गया उसमें रेन आ गई है। ठीक है, तो निम्बस क्लाउड्स ही केवल रेन करते हैं लगभग, ये ध्यान रखना। और किसी में रेन का मतलब कम चांसेस हैं। जब भी निम्बस आ जाएगा, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस, ये रेन करते हैं मेनली। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 33। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हमें बताना है हिमालयन रेंज के बारे में। दी इनर हिमालयाज आर नोन एज हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज। देखो इनर हिमालयाज को हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज बोला जाता है। ये स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल क्या सही है कि गलत है? बताओ मेरे को। जो इनर हिमालय ग्रेट हिमालयाज है उनको इनर हिमालयाज भी बोला जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड बोल रहे कंचनजंगा जो हाईएस्ट पीक है वो इनर हिमालयाज का पार्ट है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो कंचनजंगा वो इनर हिमालयाज का पार्ट है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस जैसे कि माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा हिल, नंगा पर्वत, ये सारे इसी में पाए जाते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर भी मेनली इससे निकलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हिमालयन रेंज है इनर हिमालयाज। ठीक है, और ये लगभग पूरे मतलब साल ही स्नो से ढका रहता है ये एरिया। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हमें बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ इसका मैप, मतलब इस साल तो नहीं दिखाया, नेक्स्ट पिछले साल के उसमें तो मैंने दिखाया था कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। देखो उड़ीसा से पास नहीं होती और असम से पास नहीं होती, त्रिपुरा और मिजोरम से ही पास होती है। अभी मैं आपको मैप भी दिखा देती हूँ कि कैसे पास होती है। ये थोड़ा सा ना वैसा मैप है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, डल सा मैप है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि आपकी क्लियरिटी नहीं आ रही है। गुजरात से पास होती है। ठीक है, एमपी, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये स्टेट्स हैं 8 स्टेट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ने हैं, 1-2 बार देख लो तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन से स्टेट से ये पास हो रही है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। हमें बताना है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। सबसे पहले है इट प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन। ये बायोलॉजिकल और टॉक्सिक दोनों वेपन्स को प्रोहिबिट करता है बिल्कुल। ये फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो मेनली एंटायर जो कैटेगरी है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसको कवर करती है, बिल्कुल ये करती है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो कमेटी बनी थी डिसआर्मामेंट पे उसने इसको नेगोशिएट किया था, बिल्कुल उन्होंने इसको नेगोशिएट किया था। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और ये सिग्नेचर के लिए 1972 में ओपन हुई थी, 72 में, और इफेक्टिव हुई थी 1975 से, मतलब फोर्स में आई थी 1975 से। किसको सप्लीमेंट करती है? एक 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ था, ये उसको भी सप्लीमेंट करती है। ये जो जेनेवा प्रोटोकॉल था ये केवल और केवल जो बायोलॉजिकल वेपन है उनके यूज को, बायोलॉजिकल वेपन है केवल उनके यूज़ को प्रोहिबिटेड करता था। लेकिन ये जो है ये उनके यूज़, स्टॉक पाइलिंग, हर चीज़ को मतलब वो करती है,
क्या करती है, मतलब प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, स्टॉक पाइलिंग, जो भी बैक्टीरियोलॉजिकल या टॉक्सिक जो वेपन्स है उन सब के उन चीज़ों को वो करती है। क्या इंडिया सिग्नेटरी है? यस, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। याद रखना, बायोलॉजिकल एंड वेपन कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। एक ऐसा ही आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, एक आपने ऐसा ही एक नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, जिसका इंडिया भी एक पार्ट बना है। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसमें मेनली क्या है, एक्सपोर्ट के कंट्रोल को हमें हार्मोनाइज करना है, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब जो भी ये न्यूक्लियर चीज़ों का जो एक्सपोर्ट होता है, ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को बनाने में मतलब यूज़ ना हो। ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बनाने में वो यूज़ ना हो, इसीलिए मेनली ये मतलब बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। हमें बताना है किसके बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में बताना है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन नेचुरली एग्जिस्ट करती है एज ए गैस, वो ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, नेचुरली तो जो हाइड्रोजन है वो एज ए गैस वो है ही नहीं, वो नॉर्मली कंपाउंड्स में पाई जाती है। ठीक है, कंपाउंड्स में पाई जाती है, नेचुरली वो एज ए गैस नहीं रहती है। मेनली जब हम जो भी नेचुरली प्रेजेंट है जो कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके उस हाइड्रोजन को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके जब हम हाइड्रोजन को बनाते हैं उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोले इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु में लग रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये कहाँ पे लग रहा है, आंध्र प्रदेश में लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, आंध्रा में लग रहा है। एनटीपीसी लगा रही है सीमाहाद्री आंध्रा में इसको। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हमें बताना है स्लो मास मूवमेंट के बारे में। कौन सा स्लो मास मूवमेंट है? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो सोली फ्लक्शन है केवल उसी वो स्लो मास मूवमेंट है, जबकि जो अर्थ फ्लो और स्लम्प तो होता है मेनली जो लैंडस्लाइड, मतलब लैंडस्लाइड तो फास्ट ही होती है, तो लैंडस्लाइड और अर्थ फ्लो भी मतलब क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, अर्थ फ्लो भी क्या होता है, रैपिड मूवमेंट होता है, और ये स्लम्प भी रैपिड मूवमेंट होता है लैंडस्लाइड का। तो सोली फ्लक्शन ही केवल स्लो मास मूवमेंट है, और जो ये दो हैं ये क्या है, रैपिड मूवमेंट है। ये क्या है, रैपिड मूवमेंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमें बताना है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओशंस में टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर डिक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट विद इंक्रीजिंग ओशन डेप्थ। ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर जो है उसको मतलब 3 लेयर होती हैं, याद रखना। ओशन में टेम्परेचर की 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट लेयर होती है ना वो 500 मीटर थिक होती है, मतलब अप्रोक्स 500 मीटर थिक होती है, और वो 500 मीटर जब थिक होती है ना तो उनका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का होता है। और दूसरी जो लेयर होती है वो होती है, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, जो 500 से 1000 मीटर तक की थिक होती है, मतलब ठीक है 500 से 1000 मीटर तक की थिक होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, जहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर आती है हमारी सबसे लास्ट वाली लेयर, थर्ड लेयर, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है और जो मेनली डीप ओशन फ्लोर तक जाती है। फिर जो डीप ओशन फ्लोर तक जाती है वो तीसरी टेम्परेचर की लेयर होती है। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म रेट नहीं होता, मतलब जब भी ओशन डेप्थ घटती है तो यूनिफॉर्म रेट से नहीं घटता, अलग अलग रेट है उनके घटने का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है दी ओशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। देखो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ के जो ओशंस है उनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड का एक्सटेंट है वो ज़्यादा है और लैंड ज़्यादा गर्म होती है, और जब लैंड ज़्यादा गर्म होती है तो उसका इफेक्ट ओशंस पे भी आता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ के ओशंस रिलेटिवली ज़्यादा वार्मर हैं एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ने आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। हमें बताना है कि हिमालयाज का क्या रोल है इंडिया के क्लाइमेट को बनाने में। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये शील्ड करते हैं, मतलब बचाते हैं सब कॉन्टिनेंट को कोल्ड और चिली नॉर्दर्न विंड्स के आने से, जो आर्टिक सर्कल से आ सकती थी, बिल्कुल ये बचाते हैं। ये मानसून विंड्स को ट्रैप कर रहे हैं बिल्कुल, और मॉइस्चर सेड करवाते हैं सब कॉन्टिनेंट में, जिससे कि मतलब यहाँ पे बारिश भी होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है माउंटेन रेंजेस के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, मैंने एक मैप दिखाया था आपको, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में, उसमें
इसमें दिखाया था मैप, अगर आपने अच्छे से देखा हो तो हमें बतानी है कि कौन कौन सी रेंज किधर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी रेंज किधर है। और ये रेंजेस हमें कैसे लगानी है, देखो ये मेनली रेंजेस हमें लगानी है वेस्ट से ईस्ट में, मतलब इधर से इधर जानी चाहिए। ठीक है, इधर से इधर जानी चाहिए ये रेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें आएगी सतमाला। ठीक है, उसके बाद आएगी महादेव, उसके बाद आएगी कैमूर और उसके बाद आएगी रामगढ़ हिल्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया बी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मेरा पेन इस पे चल नहीं पाएगा, मैं आपको बस ये जो एरो दिख रहा है उससे देखो। सबसे पहले इधर है, यहाँ है सतमाला हिल्स। ठीक है, यहाँ है सतमाला हिल्स, यहाँ है महादेव हिल्स। ठीक है, यहाँ है महादेव हिल्स, यहाँ पे है कैमूर हिल्स। ठीक है, उसके ऊपर है कैमूर हिल्स और यहाँ पे है रामगढ़ हिल्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, रामगढ़ हिल्स। तो ये है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले सतमाला, ठीक है, फिर है महादेव, फिर है कैमूर और उसके बाद है रामगढ़ हिल्स। ठीक है, तो ये आप कोई अगर आपके पास अच्छा मैप हो आप देख लेना, मेरे को अभी मतलब रिसेंटली मिला नहीं, तो आप अच्छे से उसमें देख सकते हो जो अगर आपके पास कोई मैप बुक हो तो। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमें सैलिनिटी इन ओशंस की बात करनी है। सैलिनिटी सबसे पहले अरेबियन सी में हायर सैलिनिटी है बे ऑफ बंगाल से, बिल्कुल है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी जो फ्रेश वाटर रिवर्स है वो अपना वाटर शेड कर देती हैं, जिससे कि उसकी सैलिनिटी कम हो जाती है। और अरेबियन सी में ऐसा कुछ नहीं है, तो अरेबियन सी की जो है हायर सैलिनिटी है, बिल्कुल सही है। इन दी जोन ऑफ हेलोक्लाइन, बोल रहे हैं कि हेलोक्लाइन में सैलिनिटी जो है डिक्रीज होती है डेप्थ के साथ। याद रखना, हेलोक्लाइन, हेलो मतलब नमक और क्लाइन मतलब ऐसी लेयर जहाँ पे वो बढ़ता है, मतलब डेप्थ के साथ। याद रखना जो सैलिनिटी है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। कैसे क्या करती है, बढ़ती है। तो याद रखना हेलोक्लाइन लेयर में सैलिनिटी जो है वो रैपिडली बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 42 ए आ गया। हमें बताना है कि इंडियन जो सिटीज़ हैं उनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है। किससे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब अब इधर से इधर आना है हमें। ठीक है, देखो अगर आपको इन स्टेट्स का भी नाम पता है ना तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये छत्तीसगढ़ की, ठीक है, भोपाल एमपी की, लखनऊ यूपी की और जयपुर राजस्थान की। सबसे पहले तो आप ये देखो कि राजस्थान जो है वो सबसे वेस्ट में होगा। ठीक है, सबसे लास्ट में आएगा जयपुर, तो सबसे लास्ट में आएगा जयपुर। एक स्टेटमेंट आपने काट दी। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपने काट दी। उसके बाद देखो कि सबसे इधर आएगा रायपुर, सबसे इधर आएगा मतलब सबसे ईस्ट में आएगा रायपुर, सबसे ईस्ट में आएगा रायपुर, मतलब आपने 2 स्टेटमेंट काट दी। ठीक है, अब उसके बाद देखो भोपाल और लखनऊ। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि भोपाल और लखनऊ कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे जो ईस्ट में आएगा ना वो होगा हमारा कौन सा, भोपाल। ठीक है, तो भोपाल हमारा थोड़ा ईस्ट में होगा और लखनऊ थोड़ा वेस्ट में है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। थोड़ा सा अगर आप दिमाग भी लगा दोगे ना तब भी इस क्वेश्चन को कर दोगे वैसे। ठीक है, देखो ये आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की रायपुर इधर से होगी कहीं। ठीक है, यहाँ पे रायपुर नहीं दिखा रखा है, तो छत्तीसगढ़ की रायपुर इधर होगी, थोड़ी ईस्ट में है। फिर आया हमारा भोपाल, ठीक है, उसके बाद है हमारा लखनऊ, उसके बाद है हमारा जयपुर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपको सिटीज़ थोड़ा सा देख लेना आप कहाँ कहाँ कौन सी किधर जा रही है। ठीक है, तो मैप ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा है। सबसे पहले आती है, मतलब सबसे हमारी किस में आएगी, हमें किस में लगाना है। सबसे पहले तो ईस्ट से वेस्ट में ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो सबसे पहले आएगी हमारी ईस्ट में रायपुर, उसके बाद आएगी हमारी लखनऊ, उसके बाद आएगी भोपाल और उसके बाद आएगी हमारी जयपुर। ठीक है, अभी हमने मैप देख लिया, उसमें आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हम देख लेते हैं अभी स्टीप टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। बोल रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओनली कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड। बोल रहे हैं कि केवल कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यही पाए जाते हैं। बोल रहे हैं कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न है कि साउदर्न है पता नहीं कहाँ कौन सा, इन दिस हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस प्रेसिपिटेशन ऑल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। देखो साउदर्न है ये, ठीक है, याद रखना ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। साउदर्न हेमिस्फीयर में याद रखना थ्रू आउट द ईयर रेन नहीं रहती है। 3-4 महीने ऐसे होते हैं जब वहाँ पे रेन नहीं होती है, जून जुलाई अगस्त वहाँ पे वो नहीं होती है, रेन नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है थ्रू आउट द ईयर ही वहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस रहता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ड्राई एरिया भी रहता है जून जुलाई अगस्त में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ये है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हमें बताना है किसके बारे में, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे
बारे में। बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो 120 किलोमीटर की हाइट के ऊपर नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेस देन 1% बनाते हैं टोटल वॉल्यूम, देखो अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर का लेस देन 1% बनाते हैं, 0.003% या 3% ऐसा बनाती है कुछ, ठीक है। तो 0.036% है वॉल्यूम का, तो बिल्कुल 1% से कम ही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। अब इसमें कुछ है ही नहीं तो क्वेश्चन में बताने लायक मैं भी क्या ही बताऊं। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज रेफर्ड टू एज मोलासिस बेसिन, कौन सी सिटी को मोलासिस बेसिन कहा जाता है, याद रखना मिजोरम को बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलासिस बेसिन किसको बोला जाता है, मिजोरम को बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे। भाई सारे ही कैसे टाइपिंग हो रखी है। हमें बताना है मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन सी जो सिटीज़ हैं वो बाइंड होती हैं, ठीक है। तो हमें बताना है मेडिटेरेनियन सी के अराउंड, देखो ये आपको पता ही होना चाहिए भाई, पहला है क्या, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है अब कि देखो एक तो सीरिया है ही, जॉर्डन नहीं है, ठीक है। अगर ये साइप्रस है तो ये साइप्रस आइलैंड तो है, ये स्पेन होगा मेरे ख्याल से, स्पेन, या स्पेन भी, देखो स्पेन भी बाउंड करती है, साइप्रस भी बाउंड करती है, जॉर्डन नहीं बाउंड करती है, सीरिया बाउंड करती है। तो थर्ड देख लो किसमें नहीं है, थर्ड नहीं है, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। याद रखना ये स्पेन भी इससे मेडिटेरेनियन सी से बाउंड करती है, साइप्रस भी करती है, जॉर्डन नहीं करती है, सीरिया करती है। अगर हम इधर की बात करें, अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो इजराइल, लीबिया, सीरिया, यहाँ पे टर्की है, यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे कौन कौन सी है नीचे, मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है और इजिप्ट है, ठीक है। यहाँ पे टूनिशिया है और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा टर्की के बाद हमारा आ जाता है ग्रीस, और ग्रीस के बाद ये हमारी जो एड्रियाटिक सी वाली कंट्रीज़ हैं वो आ जाती हैं, कौन सी है, स्लोवेनिया, क्रोशिया, उसके बाद कौन सी कंट्री हैं, बोस्निया, उसके बाद मोंटीनिग्रो एंड अल्बानिया, और ये फिर ग्रीस आ गया एड्रियाटिक सी वाली कंट्री, उसके बाद इटली, उसके बाद ये फ्रांस और उसके बाद स्पेन, बस ये सारी कंट्री हैं जो मेनली मेडिटेरेनियन सी को सराउंड करती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे मैंने बता दिया ना, ऐसे ही आपको याद करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको याद होने चाहिए कि कौन सी कंट्रीज से उससे सराउंडेड है, और यहीं पे ये एक आइलैंड होता है उसको बोलते हैं साइप्रस आइलैंड, ठीक है। साइप्रस आइलैंड इसके अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 47 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। हमें बताना है विजिल मिशन के बारे में। विजिल मिशन बोल रहे हैं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो बिल्कुल ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, लेकिन बोल रहे हैं कि एस्ट्रॉयड के बारे में ये वार्निंग देता है, बिल्कुल नहीं, ये सोलर विंड्स के बारे में हमें जानकारी देगा। ये एक स्पेस वेदर मिशन है जो मॉनिटर करेगा हमारे जो अनप्रिडिक्टेबल सन है, ताकि हमारा जो वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्थ पे वो बचा रहे इसके। हमें एडवांस में वार्निंग दे देगा कि कोई सोलर स्टॉर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिससे कि हम अपने मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसको बचा सकें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। हमें बताना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम से, तो याद रखना ये लेस देन ए प्योर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर से कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन हाँ वो कर तो सकते हैं, मतलब कंडक्ट तो कर सकते हैं लेकिन कंडक्टर से कम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसलिए रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं इसकी जो कंडक्टिविटी है और जो कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्टर की जा सकती हैं अगर हम उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल दें, रोड डोपिंग प्रोसेस है बिल्कुल, इसलिए तो सेमीकंडक्टर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर हम उसमें डोपिंग कर देते हैं, अगर हम कंडक्टर की डोपिंग कर देंगे तो ज़्यादा कंडक्टर बन जाएंगे, कम कर देंगे तो वो इंसुलेटर बन जाएंगे। तो ये सेमीकंडक्टर्स इसलिए अल्टर किए जा सकते हैं, और ये जो भी कमोडिटी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में यूज़ होते हैं, बिल्कुल ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कि कौन सी ऐसी प्लेट बाउंड्री है जहाँ पे क्रस्ट या तो डिस्ट्रॉय होती है, क्रिएट होती है। देखो आपको एक चीज़ पता होगा, 3 टाइप की प्लेट बाउंड्री होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में क्या होता है, जो क्रस्ट होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। डाइवर्जेंट में क्या होती है, जो क्रस्ट होती है वो क्रिएट होती है। और ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता। इन्होंने बोल रहा है कि या तो क्रस्ट क्रिएट होनी चाहिए या डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, हमें ऐसी प्लेट बतानी है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही है, कन्वर्जेंट में डिस्ट्रॉय होती है और डाइवर्जेंट में नई जो प्लेट बाउंड्री है वो बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट हैं और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है, ठीक है। तो कुछ टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और शायद मेंस का कोर्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वो हमारे ऐप पे होगा, ठीक है। हम आपको लिंक दे देंगे जब भी मेंस का कोर्स स्टार्ट करेंगे। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एक, और उस ऐप पे
आपको सारी वीडियोस मिलेंगी मेंस की, ठीक है। और बस इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेंस की भी तैयारी करनी है हमारे साथ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी जो मैं रेगुलर लेक्चर्स नहीं बना पा रही हूँ, कुछ रीज़न ये भी है कि मैं वहाँ पे भी थोड़ी बिजी हूँ, अभी ऐप पे भी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इरेगुलरिटी है यहाँ पे। लेकिन हाँ, मैं अभी यहाँ पे रेगुलर रहूँगी, ठीक है। अभी मैंने सोचा है कि इस पर भी अभी रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। सो सॉरी अगर इतने दिन से आप परेशान हो रहे हो, तो कोई नहीं, मैं लेकिन सारे आपके करवा दूँगी, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये भी नहीं है कि ऐसे ही घुमाऊँगी, अच्छे तरीके से कराएंगे। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।